नमस्कार। कभी सोचा है कि टाइट चूड़ीदार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रनवे तक का भारतीय फैशन का सफर कैसा रहा है? चलिए, आज स्टाइल के इन 60 से ज्यादा सालों की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फैशन आज इस मुकाम तक आखिर पहुंचा कैसे। देखिए, आज आलम यह है कि भारतीय फैशन दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। हमारे डिजाइनर्स पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे बड़े फैशन स्टेज पर रेगुलरली अपनी कला दिखा रहे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि ये सफर शुरू कैसे हुआ? एक पूरे देश का स्टाइल दुनिया के इतने बड़े मंच तक आखिर पहुंचा कैसे? आइए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम समय में पीछे जाएंगे, 60 और 70 के दशक से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे 80 और 90 के दशक की उस महान जागृति को, जानेंगे कि 2000 के दशक में भारत कैसे एक डिजाइन पावर हाउस बना, और हाँ, आखिर में फैशन के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है आज़ादी के बाद के उस दौर से। एक ऐसा वक्त जब भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा था, नए नए प्रभावों को अपना रहा था और खुद को खोज रहा था। देखिए, हर दशक की ना अपनी एक अलग कहानी है और हर दशक ने भारतीय फैशन पर अपनी एक छाप छोड़ी है। 60 के दशक में सिनेमा का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, तो 70 का दशक अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहा था। 80 और 90 के दशक ने हमें डिजाइनर्स की पहली पीढ़ी दी और 2000 के बाद तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड उद्योग बन गया। तो सबसे पहले सोचिए 60 का दशक, द स्विंगिंग 60s। उस दौर में फैशन का सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड था। साधना कट हेयर स्टाइल से लेकर टाइट चूड़ीदार कमीज तक जो हीरोइनों ने पहना वो पूरे देश का स्टाइल बन गया। साड़ियां भी थोड़ी नीचे खिसक कर हिपस्टर स्टाइल में पहनी जाने लगी, और पार्टियों के लिए वो जिप ऑन साड़ी, क्या कमाल का आइडिया था। और हाँ, वेस्टर्न बेल बॉटम्स को हमारे देसी कुर्तों के साथ मिलाकर एक जबरदस्त फ्यूजन लुक भी तो तैयार हुआ था। लेकिन 60 के दशक के इस वेस्टर्न खुमार के जवाब में आया 70 का दशक, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने का वक्त था। कमला देवी चट्टोपाध्याय और पुपुल जयकर जैसे दूरदर्शी लोगों ने भारत की पारंपरिक टेक्सटाइल क्राफ्ट्स को बचाने और उन्हें फिर से जिंदा करने का बेड़ा उठाया। और इसी दौर में डिजाइनर ऋतु कुमार ने ब्लॉक प्रिंट और जरदोजी जैसी हमारी भूली बिसरी कलाओं पर काम करना शुरू किया। अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जो इंडियन फैशन के लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। ये वो दशक थे जिन्होंने भारतीय फैशन की दिशा ही बदल दी। 80 का दशक पूरी दुनिया में पावर ड्रेसिंग का बोलबाला था। चौड़े कंधे, दमदार लुक, और ये ट्रेंड भारत भी पहुंचा। नतीजा, हमारी कमीजों में शोल्डर पैड्स और पफ्ड स्लीव्स दिखने लगे, जिससे कंधों पर जोर देकर एक नया बोल्ड सिलहुएट तैयार हुआ। और पता है, इसी माहौल में भारत को मिले अपने पहले डिजाइनर सुपरस्टार ऋतु कुमार, अबुजानी संदीप खोसला, तरुण तहलियानी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जो भारतीय फैशन को लेबल और ब्रांड की बिल्कुल नई पहचान दे रहे थे। और फिर आया 90s का दशक, जिसने तो फैशन में जैसे एक धमाका ही कर दिया। एक तरफ आर्थिक उदारीकरण ने बाजार खोल दिए, दूसरी तरफ MTV और FTV जैसे चैनल्स ने ग्लोबल ट्रेंड्स को सीधे हमारे घरों तक पहुंचा दिया। और अचानक गुच्ची और लुई विटॉन जैसे नाम आम बातचीत का हिस्सा बन गए। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस बूम से हुआ ये कि मार्केट दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ था हॉट कुट्योम मार्केट, आसान भाषा में कहें तो शादियों और बड़े त्योहारों के लिए खास तौर पर बनाए गए बेहद महंगे, कलात्मक और कस्टम फिटेड कपड़े। और दूसरी तरफ था प्रेट-ओ-पोर्ते, यानी रेडी टू वेयर। ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास के लिए थी, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए फैशनेबल लेकिन किफायती कपड़े चाहिए थे। चलिए, अब आते हैं 2000 के दशक में, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय फैशन को एक इंडस्ट्री का रूप दिया और उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस पूरे बदलाव में एक साल बहुत अहम है, 1998। इसी साल फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी FDCI की स्थापना हुई। ये एक बिखरे हुए काम को एक संगठित उद्योग बनाने की दिशा में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम था। तो FDCI के आने से बदला क्या? सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि भारत में साल में 2 बार नियमित रूप से फैशन वीक्स होने लगे। अब डिजाइनर्स के पास देश और दुनिया के बायर्स को अपना काम दिखाने के लिए एक बड़ा प्रोफेशनल मंच था। और इसी नए ऑर्गेनाइज्ड माहौल से निकली डिजाइनरों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
सब्यसाची, मनीष अरोड़ा, राहुल मिश्रा, इन नामों ने भारत को ग्लोबल फैशन मैप पर एक बहुत मजबूत जगह दिलाई। तो आखिर इन डिजाइनर्स का जादू था क्या? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी परंपरा और आधुनिकता का लाजवाब बैलेंस। वो भारत की हजारों साल पुरानी कारीगरी, हमारी विरासत का सम्मान करते हैं, लेकिन उसे एक ऐसे नए अंदाज में पेश करते हैं जो आज की दुनिया को समझ आता है, जो ग्लोबल है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब सवाल ये है कि आज हम कहाँ हैं और यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हैं। आज की स्थिति को देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ सब कुछ एक साथ मौजूद है। बड़े बड़े विदेशी लेबल्स भी हैं, हमारे अपने कॉर्पोरेट ब्रांड्स भी हैं, और साथ ही वो हाथ से बने अनमोल अनोखे कपड़े भी हैं जो हमारी असली पहचान है। ये एक बहुत ही रोमांचक लेकिन साथ ही साथ मुश्किल और कॉम्पिटिटिव माहौल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब ग्लोबल ब्रांड्स, लोकल डिजाइनर्स और हमारी सदियों पुरानी कारीगरी का ये अनोखा संगम होता है, तो हमारे पहनने ओढ़ने का, हमारे स्टाइल का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।